हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र और क्लास 12, जिसमें हम एक पार्ट देख चुके हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट में जितनी ताकत लगाई थी, अब यहाँ पर उतनी ताकत नहीं लगाएंगे। ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यदि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रही तो। राइट, क्योंकि आप जानते हैं अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और जिस वजह से वीडियो बंद हो जाता है बेटा। राइट, तो यदि ऐसा कुछ नहीं रहा तो अगले 1 घंटे के अंदर अंदर हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं आय विधि। राइट, राष्ट्रीय आय की आय गणना विधि। तो देखिए, आपको जो ये जो नोट्स है इसमें ना काफी डिटेल में है। ठीक है, इसमें डिटेल में समझाया गया है, तो हमको अब डिटेल में नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाइए, 5 नंबर। राइट, तो हम क्या करते हैं, मैंने एक दूसरे नोट्स से लिया है, हम वहां पर डायरेक्ट देख लेते हैं इस आंसर को। राइट, देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आय गणना की से आय गणना विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सावधानी रखनी चाहिए, ये आंसर दूसरा है। और इसकी गणना कैसे की जाए ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक है, तो ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान विधि है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में इसी चैप्टर के, कि आपके परिवार की आय, आपके सभी सदस्यों की आय को जोड़ दिया जाए तो परिवार की आय होगी। वैसे ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी इनकम जोड़ दी जाए, आय जोड़ दी जाए तो वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय। ठीक है, आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधन, अब आप जानते हो विभिन्न साधन द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप अर्जित की जाने वाले भुगतान अर्थात साधनों की आय, है ना भाई, उनको भुगतान होगा और साधनों की आय होगी। जैसे आपके पापा जी को सैलरी मिलती है तो आपके पापा जी के लिए वो आय है, परंतु जो व्यक्ति उन्हें सैलरी दे रहा है उसके लिए वो भुगतान कहलाएगा कि वो भुगतान कर रहा है। राइट, आय का योग किया जाता है, उस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। जो भी सभी लोगों की आय होगी उसको हम यदि जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगी, घरेलू आय कहलाएगी। यदि इस योग में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय जोड़ दें, याद करो ये हम बता चुके हैं, है ना, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, NFIA। राइट, को जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी। घरेलू में विदेशों की आय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय। काफी बार समझा चुका हूं मैं, अभी भी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये चैप्टर छोड़ दो क्योंकि बेटा इतना डिटेल में तो पहले ही बात कर चुके हैं। और मैं मानता हूँ मेरे पास भी कुछ साधनों की कमी है ना, यदि ये बोर्ड होता तो मैं बहुत अच्छे से और करवा देता। राइट, बट इस साल तो थोड़ा सा यही हुआ है, अगले साल हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। हिंदी मीडियम को तो मैं नेक्स्ट ईयर बेटा वो चीज करने वाला हूँ जो शायद ही एमपी बोर्ड में कोई और दे रहा वाला, बिल्कुल, है ना। पर फिलहाल इस ईयर तो आपको काम चलाना पड़ेगा, है ना। बीकॉम के लिए भी बोल रहा हूँ आगे, हिंदी मीडियम में बीकॉम में। ठीक है, आय विधि, इसमें क्या कर देंगे भाई, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभांश, अतिरिक्त लाभ, ये सब क्या है ये देखो यहाँ पर समझ में आएगा, नीचे नीचे समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, उत्पादक उद्यमों की पहचान एवं उनका वर्गीकरण। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जितने भी आय हो रही है पहले तो इनकी पहचान करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या है, कौन कौन से व्यापार चल रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से बिजनेस है, सभी के हम क्या करेंगे, पहले पहचान करेंगे। ठीक, फिर साधनों का साधन आय का वर्गीकरण। देखिए हमने सामान्यतः साधन आय का मतलब क्या क्या निकाला था, साधन आय क्या क्या होती है, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, चार। इन्होंने उसी चार को और तरीके से बांट दिया और बड़ा कर दिया। देखो उसमें क्या क्या आ रहा है, इन्होंने साधन आय को, ये उसी साधन आय को है ना इस तरीके से बांटा है। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब ये हो गया वेतन या मजदूरी। ठीक,
तो इसमें नगद तथा वस्तु में मजदूरी या वेतन, मालिक का सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन आदि शामिल है। मतलब एक कर्मचारी को क्या क्या मिलता है, मजदूरी या वेतन मिलता है, और याद करो पेंशन, पेंशन जानते हैं आप, है ना। तो पेंशन ऐसे ही नहीं मिल जाती, पेंशन मिलने के लिए क्या करना होता है, जो मालिक होता है उस बिजनेस का, जो मालिक होता है वो आपके नाम पर पेमेंट जमा करते जाता है एक बैंक में, वो इकट्ठा होते जाता है, एक स्कीम होती है सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इसमें वो पैसा जमा करता है। इसमें वो जो पैसा जमा करता है, आखिरी में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको उसी में से पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहता है। तो ये वही बात कर रहा है कि भाई एक कर्मचारी की आय क्या होगी, जो उसको सैलरी मिली प्लस उसके लिए जो उसके मालिक ने सामाजिक सुरक्षा योजना, वो पेंशन के लिए जो पैसा जमा करवाया पेंशन के लिए, राइट, उसको जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मचारियों की पारिश्रमिक। ये क्या किस में से आ गया, साधन आय के चार अपन ने लिए थे। आय में हमने देखा था मजदूरी, ये मजदूरी को लिखा, ठीक। उसके बाद में हमने लिखा था क्या, किराया, किराया के बाद में हमने लिखा था ब्याज, राइट। तो किराया, ब्याज और लाभ, किराया, ब्याज और लाभ को ये इसमें लिखा गया है प्रचालन अधिशेष में। अब प्रचालन अधिशेष का मतलब क्या होगा, इसमें लगान, लगान मतलब लगान, रॉयल्टी मतलब वही किराया, लगान रॉयल्टी एक ही बात है, अलग अलग शब्द हैं पर एक ही से संबंधित है, ये किराया होता है, ठीक। ब्याज आप जानते हैं, लाभ आप जानते हैं, आदि शामिल होते हैं। तो इसमें हमने इन तीन चीजों को रखा है ना। अब लाभ में क्या क्या होता है वो बता रहे हैं कि लाभ में निगम कर, अब निगम कर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स इंग्लिश में बोलते हैं, जो आपके शेयर्स पर जो शेयर्स का जो लाभांश मिलता है ना, लाभांश का, देखो क्या होता है, मान लो एक कंपनी को 1 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, अब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ये मान लो, तो 2 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख का प्रॉफिट कंपनी क्या करना चाहती है, लाभांश के रूप में बांटना चाहती है। तो जब कंपनी 1 लाख रुपए को लाभांश के रूप में बांटेगी, तो पहले कंपनी को इस लाभांश जो कि वो बांटना चाहती है उस पर एक अलग से टैक्स देना पड़ेगा। लाभांश के पहले इनकम टैक्स अलग होता है, पर जितना भी आप लाभांश बांटोगे उस पर एक टैक्स अलग देना पड़ेगा 10% का, उसी को हम बोलते हैं निगम कर। तो 1 लाख आप बांटना चाहते हो, 1 लाख में से 10% निगम कर गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और 90,000 बट जाएगा, 90,000 लाभांश के रूप में बांटा जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे कि जो लाभांश मिला प्लस उस लाभांश पर जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया वो भी तो लाभांश का हिस्सा ही था, तो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर वही कहा है कि लाभांश, लाभों में हम किसको जोड़ लेंगे, निगम कर लाभांश, जो कि लाभांश दिया ये 90,000, लाभांश मतलब 90,000, निगम कर मतलब 10,000, ठीक। टोटल कितना लाभ हुआ, देखो टोटल लाभ हुआ 20,000, ये कर्सर पर ध्यान रखना, टोटल लाभ हुआ 2 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख, सॉरी 2 लाख में से 10,000 निगम कर, 90,000 लाभांश जो बांट दिया, टोटल हो गया 1 लाख, और जो 1 लाख अभी बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रतिधारित लाभ शामिल। प्रतिधारित लाभ का मतलब अवितरित लाभ, इसको आप हिंदी में अवितरित लाभ लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में यदि पढ़ा हो तो ये वही है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो 2 लाख में लाभ में क्या क्या शामिल हो जाएगा, लाभ में भाई वो भी शामिल हो जाएगा जो टैक्स दिया, जो लाभांश बांट दिया, और जो बचा हुआ है, ये सब मिलके ही तो लाभ बनता है, राइट। मिश्रित आय, मिश्रित आय का मतलब होता है जब एक व्यक्ति खुद स्वयं क्या करता है, काम करता है। जैसे मैं फोकस ट्यूटोरियल में खुद अकेला क्या कर लेता हूँ, अकाउंटिंग भी कर लेता हूँ, है ना, आपके नोट्स, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी टाइप करने का काम मैं ही कर रहा हूँ, पढ़ाता भी मैं ही हूँ, है ना, वन मैन आर्मी, राइट। तो इन सब, ये जो मैं 3 काम कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट भी हूँ फोकस ट्यूटोरियल का, मैं टाइपिंग का काम भी कर रहा हूँ, और मैं टीचर भी हूँ। तो ये मैं खुद ही ये सारे काम कर रहा हूँ,
जब मैं ये खुद सारे काम कर रहा हूँ तो किसी मेरी जगह किसी और को रखता तो मेरे को उसको इनकम देनी पड़ती, हाँ या ना, वो मतलब उसको सैलरी देनी पड़ती। वो जो सैलरी मैंने बचा ली, उस सैलरी को, उस पैसे को भी इनकम माना जाए। समझ में आ रही बात? केवल मेरे लाभ के हिस्से को ना देखा जाए, मैंने खुद काम करके जो पैसा बचा लिया उसको भी इनकम माना जाए, ये बोल रहे हैं। स्वनियोजित कर्मचारी मतलब खुद ही अपने आप में लगे रहते हैं, जैसे कि मैं लगा हुआ हूं, है ना। वह अनिगमित उद्योग मतलब छोटे मोटे बिजनेस, एकल स्वामी या छोटे साझेदारी की आय को भी मिश्रित आय को मिश्रित आय कहते हैं। मतलब कि मैंने जो खुद की यहाँ मेहनत करी और जो पैसा बचाया उसको भी आय माना जाए। जैसे आप अपने खेत में खुद काम करते हैं, आप अपने खेत में काम कर रहे हैं तो आप मजदूरी बचा रहे हैं, वो मजदूरी को भी इनकम मानी जाए जो आपने बचा ली, ठीक, मिश्रित आय। तो इस तरीके से साधनों की आय हो गई, 3 अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया। बात वही है, साधनों की आय आप जानते हैं, है ना, मजदूरी, मजदूरी और क्या क्या थे तीनों, बार बार याद कर करके मैं ही परेशान हो जाता हूँ। उन तीनों को ही इस रूप में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र के उद्यमों को पहचान करोगे, फिर उनमें ये जो साधनों की आय है उनकी गणना करोगे, ठीक, और उनको जोड़ लोगे। तो क्या आ जाएगा, देखो, साधनों की आय का अनुमान लगाना, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में साधन आय को जोड़कर घरेलू शुद्ध घरेलू साधन आय की गणना की जाती है। अच्छा, क्या निकल आएगा, शुद्ध घरेलू साधन आय आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक। प्राप्त, ये देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। आप ये यहाँ ये आ जाएगा, है ना, इन सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। प्राप्त घरेलू साधन आय में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिया जाए, ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA को जोड़ दिया जाए तो आप कहां पहुंच जाओगे, NNPFC। मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि राष्ट्रीय आय को हम NNPFC बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आय गणना विधि। अब आय गणना विधि में सावधानी रखने वाली बातें, है ना, ये सब प्रश्न हमारे हो जाएंगे जो मैंने आपको टिक करवाए थे क्वेश्चन बैंक में, यहाँ पर वो सब हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कब कब कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर सावधानियां, ध्यान रखने वाली बातें, कठिनाइयां, ठीक, बहुत आसान है, ठीक है। IMP क्वेश्चन भी है। हस्तांतरित भुगतान, हस्तांतरित भुगतानों को मैं चैप्टर नंबर 13 या 14 में कहीं समझा चुका हूँ। जब आप एक तरफा पेमेंट करते हैं, मतलब उसके बदले दूसरा कुछ नहीं मिलता, जैसे कि आप किसी को दान कर देते हैं या किसी को गिफ्ट कर देते हैं, इसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। और ऐसे हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं करना चाहिए, ये सावधानी। दूसरी, गैर कानूनी कार्यों से होने वाली आय को शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्व उपभोग, खुद के उपभोग के लिए ली गई वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ना चाहिए। मतलब, अरे भाई, कृषि से कितना उत्पादन हुआ, मान लो आपने अपने खेत में 3 लाख रुपए के गेहूं का उत्पादन करा, जिसमें से आपने 2,80,000 का गेहूं बेच दिया, तो आपकी आय कितनी हुई, 2,80,000? नहीं, जो 20,000 का आपने अपने खुद के भोजन के लिए, खाने के उपयोग के लिए जो गेहूं अपने घर में रख लिया, उसको भी उत्पादन माना जाएगा, मतलब उसको भी जोड़ा जाएगा। 2,80,000 का आपने जो गेहूं बेचा प्लस जो 20,000 का आपने अपने स्व उपभोग के लिए रख लिया, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए। समझ गए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। जैसे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूं, है ना, अभी तो नहीं है, पर मान लो मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो दूसरे बच्चों से फीस लेता हूं और जो मेरा खुद का बच्चा होगा, तो मेरे को वो भी मानना पड़ेगा कि भैया मैंने इसको पढ़ाया तो 10,000 रुपये फीस ली, नहीं ली,
तो मैं मानूंगा कि मैंने इससे 10,000 रुपए की फीस ली है और मेरी इतनी इनकम है। ठीक है। पुरानी वस्तु, हाँ किसी को फ्री में पढ़ाया तो नहीं लूंगा मैं, बात समझ में आ रही ना, किसी, क्योंकि वो हस्तांतरित भुगतान होगा कि केवल मैंने उसको पढ़ा दिया, बाकी मेरे को फीस नहीं मिली। ठीक है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये हम पिछले वाले उसमें भी समझ चुके हैं कि पुरानी चीजों की बिक्री को हम यहाँ नहीं लेंगे, परंतु दलाल को दिया गया कमीशन को हम जोड़ेंगे। ठीक। अंश पत्र, ऋण पत्र, डिबेंचर आदि चाहे नए हो या पुराने, इनके विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। आपने शेयर्स और डिबेंचर के जरिए जो कमाया है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हुआ, ये एक पक्षीय। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ये 25 रुपए में खरीद के इसको, एक तरह से डिबेंचर शेयर्स में कोई किसी नई चीज का उत्पादन नहीं होता, इसलिए उसको आप नहीं जोड़ोगे। ठीक है। आगे, मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, अप्रत्याशित लाभों पर कर आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। निगम कर, कर लाभ का एक भाग है, हम बात कर चुके हैं, लाभ का हिस्सा ही होता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। ठीक। अतः राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। मतलब यदि आप किसी कंपनी के पूरे लाभ को यदि जोड़ लेते हैं तो अलग से आपको निगम कर को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है। अप्रत्याशित आकस्मिक रूप से मिलने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि किसी को लॉटरी लगी है या खजाना मिल गया है तो उसको आप आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक। मकान मालिक के अपने कब्जे में मकान का आरोपित किराया, अरे मान लो मैं खुद की ही घर में कोचिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो मेरे को क्या मानना चाहिए कि मान लो मैं 10,000 रुपए किसी और को ये किराए पे देता तो 10,000 रुपए की इनकम होती ना, पर मैं खुद के ही घर में पढ़ा रहा हूं तो मुझे किराया मिल रहा है क्या? नहीं। तो मुझे ये मानना चाहिए कि 10,000 रुपए की आय मेरी हो रही है क्योंकि मैं खर्चा बचा रहा हूँ। वही सह उपभोग वाली बात आ रही है कि खुद के उपयोग के लिए जो जो आपने चीजें करी हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। ठीक। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर कर्मचारी की आय का एक हिस्सा है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्स, मैं 10 लाख रुपए कमाए, 30,000 रुपए मैंने टैक्स में जोड़ दिए, 3 लाख रुपए मैंने टैक्स में दे दिए, मेरी इनकम कितनी हुई? मेरी इनकम 10 लाख ही हुई है राष्ट्रीय आय में जोड़ने के लिए। पर मेरी खर्च करने की इनकम कितनी है? मेरी खर्च करने की इनकम 7 लाख। ठीक है। पर हम राष्ट्रीय आय में कौन सी चीज जोड़ेंगे? 10 लाख जोड़ेंगे। ठीक। तो ये वही बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर मतलब इनकम टैक्स को कर्मचारी का आय का हिस्सा ही मानना चाहिए, का मतलब आय का हिस्सा है और इसको अलग से शामिल नहीं करना चाहिए, अलग से नहीं जोड़ना चाहिए, 10 लाख टोटल हो जाना चाहिए। ठीक है। ये हो गया भैया आपका राष्ट्रीय आय की आय विधि। ठीक है। अब मैं आपको राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि बता रहा हूं? व्यय विधि। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की व्यय विधि, व्यय विधि को अंतिम व्यय विधि भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर है, मेरे को देखिए ये बहुत अच्छे से लिखी हुई है विधि, बट प्रॉब्लम ये है कि 5 नंबर में आप इतना डिटेल में नहीं लिख सकते। ये जो लिखा हुआ है ना, ये समझने के लिए अच्छा है, राइट, बट 5 नंबर में आप इतना नहीं लिख सकते। तो मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में मेरे जो नोट्स हैं उनका मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए ये पीडीएफ बनाया है, ये भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप जब इस चैप्टर पे आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा। तो हम कौन सी विधि देख रहे हैं? व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब खर्चा, खर्चे की विधि। देखिए सिंपल सी बात है, यदि किसी की इनकम हुई है तो किसी ने खर्चा किया है, राइट। तो यहाँ पर वही माना जाता है कि यहाँ पर व्यय विधि में क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम देखेंगे कि कितने खर्चे हुए हैं। ठीक। इसको पढ़ के देखेंगे, बहुत आसान है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय
के लिए, है ना, राष्ट्रीय आय को लेखा वर्ष में, एक लेखा, यहाँ पर एक लेखा लिख लेना, एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी पर व्यय के संदर्भ में मापा जाता है। मतलब कि एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में जितनी अंतिम वस्तुओं उत्पादित हुई है, सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उनकी खरीदी पर जितना खर्च किया गया है, उस खर्च को यहाँ पर उस खर्च, जो जितना खर्चा किया गया उन चीजों को खरीदने पर, उस खर्च का टोटल अमाउंट से हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। देखो, टोटल खर्च को राष्ट्रीय आय नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, टोटल खर्च के जरिए हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों पर जब हम जो खर्च करेंगे, तो हम एक्चुअल में हम पहुंच जाएंगे हम जीडीपी एमपी पर। और जीडीपी एमपी और राष्ट्रीय आय में दोनों में अंतर है। आपको मैं सबसे पहले वाले वीडियो में जो उत्पादन विधि है उसमें हम समझा चुके हैं बोर्ड पर। तो सेम फिर से वही बात आ जाती है। याद करो, उत्पादित विधि में 14,200 करोड़ जो निकला था वो निकला था जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से हमने एनएनपीएफसी मतलब कि नेशनल इनकम पर पहुंचने के लिए क्या करा था, वही यहां पर भी करेंगे। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी कैसे निकलेगी, जितनी भी एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं को खरीदने के लिए जितना खर्चा किया गया है, उस खर्चे को जोड़ लोगे तो जीडीपी एमपी पे आ जाओगे, ठीक है। और वहां से यहां पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेट फैक्टर इनकम मतलब कि शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, याद होगा आपको। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स और मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो जीडीपी से हम कहां पहुंच जाएंगे, एनएनपीएफसी, ठीक। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, हमको जितने भी उत्पादित अंतिम खर्चों को जोड़ना है, ठीक। अब अंतिम व्ययों का अनुमान ये रहा कि अंतिम व्यय कैसे हम लाए, कैसे उसका अनुमान लगाएं कि कितना अंतिम व्यय हुआ है, ठीक। इसको हम इसके अंतिम व्यय का अनुमान के लिए हम ये चीजें करेंगे, ये ए बी सी और डी, ये ग की जगह सी लिख लेना ना, ए बी सी डी, 3 चीजें करेंगे। इन 3 चीजें को करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, अंतिम व्यय निकाल लेंगे। और अंतिम व्यय निकालेंगे मतलब हम क्या निकाल लेंगे, जीडीपी एमपी। फिर बाद में हम जीडीपी से एनएनपीएफसी पर पहुंचने का तरीका बता देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गणना, राइट। तो यह अंतिम व्यय का मतलब है ना, यह एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी पर प्रावधान है, ये सावधान नहीं है, प्रावधान है ना, प्रावधान है ना, या खर्च किया गया है ना। इसे मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 4 श्रेणियों में अपन ने ABCD में वर्गीकृत कर दिया है। यदि आप अंतिम व्यय निकालना चाहते तो आप 4 चीजों का टोटल कर लो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, अंतिम व्यय पर पहुंच जाओगे। वो 4 चीजें क्या है, सबसे पहले निजी अंतिम खपत का सावधानी पूर्वक आकलन करना, मतलब प्राइवेट सेक्टर के खर्चों को जोड़ लो। फिर सरकारी खर्चों को जोड़ लो, सरकार ने जो खर्च करे इनको जोड़ लो, ठीक है। देखो, व्यक्तियों मतलब एक सामान्य व्यक्ति, परिवार, समाज की सेवा करने वाले गैर लाभकारी, है ना, तथा यहाँ पर तथा या बिंदु लगा देना, कॉमा लगा देना, निजी संस्थान द्वारा अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर कुल सुधार को, कुल खर्च को निजी अंतिम खपत के रूप में जाना जाता है, यहाँ खर्च आ जाएगा। मतलब हमको देखो, हम ये मानते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट ने जो खर्चे करे, और निजी सेक्टर का मतलब हुआ, प्राइवेट सेक्टर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को छोड़कर जो कुछ भी है, मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति, एक परिवार, समाज की सेवा करने वाली गैर लाभकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं मतलब बिजनेस, राइट, ये सब मिलकर जो भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के लिए जो खर्च करते हैं,
उसका टोटल कर लिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे निजी अंतिम खपत पर, मतलब निजी सेक्टर ने कितना अंतिम वस्तुओं पर खर्चा करा। फिर क्या करेंगे, सरकार ने कितना खर्चा करा किस पर, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर, उसको जोड़ लिया जाए तो वो हो जाएगा सरकारी अंतिम खपत। फिर उसके बाद में हम देखेंगे निवेश का अनुमान। अब निवेश का अनुमान का मतलब होगा पूंजीगत वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुएं चैप्टर नंबर 13 में मैंने पढ़ा चुका हूं, है ना। पूंजीगत वस्तुओं पर फर्म द्वारा जितना खर्चा किया गया है उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे निवेश। ठीक। फिर शुद्ध निर्यात का अनुमान, मतलब हमने कितना बेचा और कितना हमने विदेशों से मंगवाया तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध निर्यात। एक लेखा वर्ष के दौरान निर्यात जो हमने विदेशों में बेचा और आयात के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, शुद्ध निर्यात। ठीक, तो शुद्ध निर्यात निकाल लेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अंतिम उत्पादों का उपयुक्त सभी का योग हम बाजार मूल्य मतलब कि जीडीपी पर पहुंच जाएंगे। मतलब इन चारों को यदि हम जोड़ देंगे, प्राइवेट सेक्टर में खर्च किया गया उसको जोड़ देंगे, सरकार ने जितना खर्चा करा उसको जोड़ देंगे, कुल निवेश जितना हुआ है मतलब पूंजीगत वस्तुएं खरीदी गई हैं फर्मों द्वारा उसको जोड़ देंगे, शुद्ध निर्यात निकाल लेंगे, आयात निर्यात का अंतर, तो इन सभी को जोड़ देंगे चारों पॉइंट को तो हम जीडीपी एमपी पर पहुंच जाएंगे। और फिर हम निकालेंगे एनडीपी एफसी। ये एफसी छोटे वर्ड में लिखना है ना, छोटे में नीचे की तरफ। कैसे निकलेगा ये हम जान चुके हैं। देखो जीडीपी एमपी कैसे निकलता है, निजी अंतिम उपभोग सरकारी अंतिम उपभोग प्लस उसमें जोड़ोगे ये थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे हो गया, ये बीच में गलत आ गया, इसको डिलीट कर देना, है ना, ये गलत है। मैं आपको इसको सुधार करके व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये देखो ये बीच में गलत आ गया है ना। निजी अंतिम उपभोग सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, वो पूंजी निर्माण है ना, और शुद्ध निर्यात। ठीक, शुद्ध निर्यात को जोड़ दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, जीडीपी एमपी। फिर बी पॉइंट बनेगा, बी पॉइंट क्या बनेगा कि एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो आप इसको मैं सुधार करके लिख के दे दूंगा आपको, है ना। ये वही है जो हमने चैप्टर सबसे पहले वाले वीडियो में उत्पादन विधि में करा था, ये वही लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर आपकी उत्पादन विधि व्यय विधि कंप्लीट हुई। अब व्यय विधि की हम सावधानियां देख लेते हैं, राइट। तो व्यय विधि में सावधानियां, ये आ गए हम, अंतिम व्यय का अनुमान लगाते समय ध्यान रखने वाली बातें, कठिनाइयां। ठीक है, चलिए। स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन के रखे हुए भाग को राष्ट्रीय आय में जोड़ना चाहिए। ये फिर से वही बात है जो आय विधि में हमने बात करी थी कि खुद के लिए जो हमने उत्पादन करने जो रखा हुआ है उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। उत्पादकों के स्वयं के भवन का आरोपित किराया, ये वही पॉइंट फिर से आ रहा है। ठीक है, मतलब लगभग दोनों एक ही चीज सावधानियां है ना, लगभग। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्ययों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, मध्यम वस्तु को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सब अंतिम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ेंगे, ये जानते हैं आप। पुराने माल पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना है, पुराने माल को बेचने के लिए जो खर्चा किया गया है, ठीक है ना। अंश और ऋण पत्रों को भी यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ये अपन ने जो पढ़ा था ना बेटा, आय विधि की सावधानियां लगभग वही है। ठीक है, वह विधि पर हमें बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य प्राप्त होता है। देखो हमको क्या मिलता है, जीडीपी एमपी मिलता है, राइट। अब उसमें क्या करेंगे, यदि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अरे डी से एन हो जाएगा, ये समझो, ये देखो, ये पूरी लाइन पढ़ो, राइट। और
और ये लाइन पढ़ो, इन दोनों लाइन में केवल ये घरेलू से राष्ट्रीय हो जाएगा। तो घरेलू से राष्ट्रीय करने के लिए हमको क्या जोड़ना होता है, इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, वही तो लिखा है। फिर जब हमारे पास में ये आ चुका है, क्या आ चुका है ये, अब राष्ट्रीय को काय में बदलना है हमको, राष्ट्रीय तो हो चुका है, अब हमको सकल को काय में बदलना है, शुद्ध में। तो सकल को शुद्ध में बदलने के लिए क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। फिर बाजार मूल्य को किस में बदलना है, साधन लागत, तो क्या कर देंगे, माइनस शुद्ध शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक, ये देखो लिखा है, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए तो साधन लागतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और फिर यदि साधन लागत पे हमने क्या निकाल लिया, साधन लागतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाल लिया, मतलब ये ग्रॉस है। अब ग्रॉस को हमको शुद्ध करना है, तो ग्रॉस को शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, गिसावट को माइनस कर देंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ये है राष्ट्रीय आय। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें आता है राष्ट्रीय आय की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। मैं मानता हूं बेटा ये बहुत आसान है, आपको इनको बस पढ़ के समझ में आ जाएगा, समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। कारण जो चीजें हमने अभी समझी वो शब्द आपको यहाँ पर काम आएंगे, और बहुत कम। जो टेक्निकल पार्ट था इन तीनों विधियों को समझना, वो हम समझ चुके हैं। अब ये सिर्फ याद करने वाला भाग है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ पाओ। जैसे देखो, सिंपल से समझा देता हूँ। पर्याप्त तो वो अशुद्ध आंकड़े, भाई भारत की आय गणना करने में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में साधन मतलब आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार को अपनी जानकारी नहीं देते, अशिक्षा के कारण, सामाजिक चेतना मतलब लोग जागरूक नहीं है इस बारे में, तो अपने आंकड़े, सही आंकड़े देने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं, इसलिए सही जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए सही गणना नहीं हो पाती। ठीक, दोहरी गणना की समस्या, भाई हमारे यहाँ अभी सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम हर मध्यमवर्ती वस्तुओं को माइनस कर लें, है ना, तो इसलिए दोहरी गणना की समस्या होती है। क्षेत्र में विविधता, हमारे यहाँ, हमारे देश में सभी प्रकार के इतना फैला हुआ है, हर तरह का व्यापार होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और दूसरी, इसके बाद में आता है भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण। ठीक, ये अब आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, याद करना है, इसमें कोई मैं कहूँ कि समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा समझना है और याद करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम हमारा अर्थशास्त्र, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12th का अर्थशास्त्र पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो 2021 में पूछे जाने वाला सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो इसके बाद अब कोई वीडियो नहीं आएगा 2021 के लिए, और अगली बार जो भी वीडियो आएंगे 2022 के लिए आएंगे, और वो पूरी तरीके से अलग होंगे, बहुत क्वालिटी उसमें बढ़ाने वाला हूँ। चीजें मतलब उसको मैं इतना अच्छा करना चाहता हूँ बच्चों की, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा न लगे कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जबकि ऑफलाइन से ज्यादा अच्छे से समझ में आए, वो करने का मेरा टारगेट है, और मैं उसको पूरा करूंगा आप लोगों के जरिए। कैसे आप लोगों के जरिए, आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, आपको कौन क्या तकलीफ आई समझने में वो जरूर लिखिए। मैं नेगेटिव सुनने के लिए तैयार हूँ, पर तर्क वाला होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सर हम तो घर में, हमारे घर में बहुत हल्ला होता है तो हम नहीं समझ पाए, तो ये आपकी तरफ से गलती। मेरी तरफ से क्या कमी रही उसको मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, राइट। तो ये रहा हमारा आखिरी वीडियो इस इकोनॉमिक्स का, इस साल के लिए 2021 के लिए। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए। एग्जाम आगे बढ़ चुकी है जून में, कई बच्चे एग्जाम आगे बढ़ने के कारण सुस्त हो गए हैं। मैं उनसे एक ही कहूँगा, देखिए 12th का एग्जाम नहीं टाला जा सकता, ये याद रखिएगा।
क्योंकि इसके आगे जैसे कॉलेज में एडमिशन होते हैं परसेंटेज बेसिस पर और ये सारी चीजें होती है बेटा, इसलिए एग्जाम तो होगा। आप ये समझिए कि आपको टाइम मिल गया है तो और अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने से नॉलेज ही बढ़ेगा, आपका जीवन सुधरेगा। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ बिना एग्जाम लिए पास होना मतलब ज्ञान की कमी होना, और ज्ञान की कमी होना मतलब हमारे जीवन में समस्याओं का बढ़ना, है ना। तो पढ़ते रहिए और कोरोना में थोड़े से सुरक्षित रहिए। कोरोना सच में है बेटा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं होता या बकवास है, मैं उनसे कहूंगा एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चक्कर काट लीजिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि कोरोना कितना तकलीफ देता है। इसलिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए, ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं आना है। ठीक है, चलिए तो इस साल के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को, सबसे बेस्ट कीजिए अपना, है ना, सबसे बेस्ट दीजिए। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन पेपर हमेशा पूरा पूरा लिख के आना है, चाहे आप उसमें कुछ भी मन से लिखो, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑल द बेस्ट।